अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत वक्त के एहतसाब का फाइनल दाव सड़कों पर खेलेगी। मुल्क गीर चलने वाली ये तहरीक एक शर्त पर रुकेगी कि जो TORs अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर मुरतब किए हैं उन्हीं के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक कमीशन बना दी जाए। इमरान खान का आज कहना था कि हम गली गली अपनी तहरीक चलाएंगे, लेकिन पार्लियामान और TORs के मामले पर सब जमातों के साथ चलेंगे। कल मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में सेनेट में करप्शन बिल लाने और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर इत्तफाक हुआ। इमरान खान के अलावा कोई सियासी जमात हुकूमत का एहतसाब सड़कों पर नहीं करना चाहती। अपोजिशन में बैठे सियासतदानों की अक्सरियत चूंकि दूध की जली छाछ फूंक फूंक कर पीने पर आमादा है, सो गली कूचों में चलने वाली मुल्कगीर तहरीकों का फायदा हमेशा तीसरी कुव्वत उठा ले जाती है। सो जरा डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन ने अपने एहतजाज के लिए दो रास्तों का इंतखाब जो किया है, फर्स्टली विद इन पार्लियामेंट और अगर ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट, ये दिखाई दे रहा है। ये दोनों रास्ते जो हैं वो ज़बरदस्ती के इक़्तिदार के रास्ते को रोकते हैं, मगर तहरीक इंसाफ इन तमाम खदशों से बेनियाज दिखाई दे रही है, अलग रुख कर रही है। एक मुस्बत पहलू बहरहा ये ज़रूर है कि सड़कों और कंटेनरों की सियासत ने वफाकी हुकूमत को होश के नाखुन लेने पर मजबूर किया है। हुकूमत वक्त को फ्रेंडली अपोजिशन ने जिस चिल मोड में रखा है वो तहरीक इंसाफ ही है कि जिसने हुकूमत को एज ऑफ राइट नाउ टफ टाइम दिया हुआ है। सेनेट में आने वाला करप्शन बिल और सड़कों की सियासत कौन सा फॉर्मूला मुल्की खजाने में बदनवानी की रकम वापस ला सकता है, ये वक्त पर छोड़ा है। लेकिन एज वी स्पीक अभी महसूस ये हो रहा है कि अपोजिशन के अंदर एक दूसरे पे एतमाद का फुकदान है, एक दूसरे की नीयतों पे शक हो रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे मेंबर कौमी असेंबली असद उमर साहब के, जो कल की नशिस्त में भी पेश थे और आज तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया है उस मीटिंग का भी हिस्सा थे। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा कि कोई ठोस इत्तफाक राय कल की नशिस्त में सामने ना आना और आज आपकी जमात का वाज़ेह तौर पे लकीर खींचना और अपना अलग लाहे अमल का ऐलान करना, इससे क्या अखज़ किया जाए? ये आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि किसी मामले के ऊपर भी इत्तफाक राय नहीं था। कई बातें ऐसी थीं जिसके ऊपर मुकम्मल इत्तफाक राय था, कुछ बातें ऐसी थी, कुछ इक़दामात ऐसे थे जिसमें मुख्तलिफ राय थी, एक से ज़्यादा राय पाई जाती थी और उसके बाद एंड में फ़ैसला यही हुआ तो बुनियादी तौर पर कि एक सरबराहान की मीटिंग बुलाई जाए जिसके अंदर फिर हतमी फ़ैसले किए जा सकें, क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें जो उनको एक्सप्लोर किया गया था। मोटी मोटी अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो पार्लियामान के अंदर करने वाले इक़दामात हैं, उठाने वाले इक़दामात हैं, उसके ऊपर तकरीबन तमाम पार्टीज़ के ऊपर इत्तफाक था। इसी तरीके से कुछ जो कानूनी इक़दामात हैं उन पे इत्तफाक था, कुछ कानूनी इक़दामात के ऊपर एक से ज़्यादा राय पाई जाती थी। अगर मुझे ये समझाइएगा कि रीज़न क्या है कि आज तहरीक इंसाफ को दीगर अपोजिशन से हट के अपने लाहे अमल का ऐलान करना पड़ा कि भाई 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज होगा और यही फैसला अंदर नहीं हुआ? दो रीजंस हो सकते हैं, या तो सब मुश्तरका अपोजिशन जो है अपनी कुव्वत के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, सड़कों के ऊपर, स्ट्रीट पावर के ऊपर, या दूसरा है कि ये खदशात हैं कि सड़कों का रुख किया जाए तो कोई थर्ड पार्टी जो है या थर्ड कुव्वत जो है वो इसका फ़ायदा ना उठा ले जाए। सो क्या खदशा क्या एग्जैक्टली? जहाँ तक स्ट्रीट मूवमेंट का ताल्लुक है, ज़रूर उसमें से कुछ सियासी पार्टी शायद इसलिए गुरेज कर रहे हों कि लोग हैं नहीं मोबिलाइज करने के लिए, तो अगर वो स्ट्रीट पर आएंगे तो शायद उनके लिए इतना ये बेहतर ना हो। कल की नशिस्त में डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के खदशात का जिक्र हुआ कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, सियासी पार्टियों ने ये रेज किया पॉइंट कि देखें, हम माजी के जो हमारी ज़िंदगी, जो पाकिस्तान की तारीख गुजरी है, उससे सीखते हुए हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पे जमहूरियत ही ख़त्म हो जाए, वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। तो इसके ऊपर तो सबका इत्तफाक राय है। सवाल ये पैदा होती है कि अच्छा, जमहूरियत तो रहनी चाहिए, लेकिन कैसी जमहूरियत रहनी चाहिए और उस जमहूरियत को रहने के लिए आपको किस किस किस्म की काबिज जो है वो दुरुस्त बात है करना। क्या तहरीक इंसाफ के लिए असेंबलियों से इस्तीफे देना इस बार भी एक ऑप्शन है? देखिए, जो भी आपके पास आईनी हक हासिल है वो ऑप्शन आपके पास बिल्कुल होता है। इस्तीफा देना असेंबली से एक आईनी हक है, उसको इस्तेमाल करना है या नहीं, या अगर करना है तो उसके लिए बेहतरीन वक्त कौन है, उसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन इस पे बहस हुई है अभी तक आप लोगों के दरमियान? अभी जो है हमारे ख्याल में इस वक्त ऐसा स्टेज नहीं है कि जहाँ पे असेंबलियों से इस्तीफा दे दिया। मगर ऐसा स्टेज आ सकता है सर 2018 से पहले? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और वो एक आईनी हक है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त हमारे ख्याल में ऐसा नहीं है और इस वक्त कोई इसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू भी नहीं हो रही। कल एक दो जो शुरुआत थे उन्होंने इसके ऊपर बात जरूर की थी, लेकिन उसके ऊपर ये कोई बहस नहीं थी कि आज ही कर दें।
وہ جو اقدامات جو لیے جا سکتے ہیں ان کے شمار کے اندر اس کا ذکر بھی آیا تھا. مجھے یہ بتائیے گا ایک آپشن جس کا ذکر کل ہوا کہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکایا جائے, یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے یا اس پہ غور و فکر ہوا کہ کیا پریئر ہوگی آپ کی if you head to the Supreme Court؟ اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی جی, لیکن میرے خیال میں تو وہ فیصلہ بڑا واضح ہے. ہماری پوزیشن کیا ہے, ہم اس وقت ٹی او آر کے اندر ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں, ہم ایک اسپیشل قانون جس کے تحت یہ کمیشن بنایا جائے اس کی بات کر رہے ہیں. تو جب تک وہ قانون نہیں بنتا تو سپریم کورٹ کے پاس جانا میرے خیال میں تو منطقی بات نہیں بنتی. یا تو ہم وہ مطالبہ غلط کر رہے ہیں کہ ایک اسپیشل قانون کی ضرورت ہے, اور اگر وہ مطالبہ درست ہے تو ظاہر ہے جب تک وہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک سپریم کورٹ کے پاس جانا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. سر مگر آپ تو اپنی پورے ایجیٹیشن کا بیس رکھ رہے ہیں کہ ادارے متحرک نہیں ہیں. آج بھی اس طرح عمران خان نے کہا کہ نیب کیوں نہیں ابھی تک اس کو پرسو کر رہا, کیوں نہیں انیشیٹ کیا پیناما لیکس کو. انہوں نے اسحاق ڈار کا بھی حوالہ دیا کہ کس طرح کلیئر کر رہے ہیں سارے اکاؤنٹ سے. آپ کے پاس قاضی خاندان کے ایفیڈیوٹس موجود ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا. سو اسینشلی آپ کی جماعت جو ہے وہ اداروں کی کارکردگی سے بھی خوش نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, نیشنل اسمبلی کی جو ہمیں درس دی جاتے ہیں جمہوریت کے, قومی اسمبلی کے اندر قائمہ کمیٹی ہے فائنینس کی, جس کا کام ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں جہاں پہ ایف بی آر انوالوڈ ہو, اسٹیٹ بینک انوالوڈ ہو, آپ کی ایف آئی اے انوالوڈ ہو, تو اس کے بارے میں اس کو دیکھنا, اس کو پرکھنا, سوال پوچھنا, تحقیقات کروانا, یہ اس قائمہ کمیٹی کا کام ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب موجود تھے, بتا رہے تھے کہ اور کوئی آپشن نہیں چھوڑ رہی حکومت وقت. یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ایک آئینی حق ہے اور اس کو ابھی تک تحریک انصاف نے رد نہیں کیا, گو کہ ابھی وقت نہیں ہے, لیکن 2018 سے پہلے وقت آ سکتا ہے. ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری میاں افتخار موجود ہیں. افتخار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. افتخار صاحب, کل کی اہم نشست جو پیناما کے اوپر ہوئی مشترکہ اپوزیشن کی, بدقسمتی سے کوئی ایک کامن اسٹریٹجی نہیں نکل سکی, ایون دو گو کہ سب متفق ہیں کہ انکوائری اور احتساب ہونا چاہیے. مجھے بتائیے گا کہ سب سے بڑی ایک خدشہ یا ریزرویشن یا اپریہینشن یا ایسا کوئی نقطہ جس کے اوپر سب جو ہے وہ مختلف رائے رکھتے تھے, وہ کیا تھا؟ میں تو عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں کہ ہمارا تو سیدھا سادہ ایک سٹانس ہے کہ اگر اپوزیشن والے حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں تو جتنا بھی وہ سخت موقف اپنائیں, پارلیمنٹ کے اندر عوامی نیشنل پارٹی اپوزیشن کا ساتھ دے گی, وہ اپوزیشن کا حصہ ہوگا. لیکن جب اب پارلیمنٹ سے باہر نکلنے کی بات ہو یا سڑکوں کی بات ہو, دھرنوں کی بات ہو, تو عوامی نیشنل پارٹی ایسی سیاست کو اس وقت نہ سپورٹ کر سکتی ہے. ایسی سیاست کیسی سیاست؟ آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے احتجاج کرنا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ایک مشکل ہے, اور مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت نوزائیدہ بچہ ہے, ابھی اس کو چلنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی, اور کہیں پہ بھی ہم اگر یہ حرکت کرتے ہیں تو مارشل لا لگ جاتا ہے. کچھ فضا میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں وہ مٹھائیاں بانٹنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو ارادے کچھ ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ جمہوری حکومت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم کسی طور بھی جمہوری حکومت کو ڈیریل کرنا نہیں چاہتے. آپ اندازہ کریں, پختونخوا میں ہم ہار گئے, ہمیں ہرایا گیا, پھر بھی ہم نے نتائج قبول کیے. اس لیے کیے کہ جمہوریت کی خاطر کیے. اگر ہم جمہوریت کی خاطر قربانی نہ دیتے تو ہم اس کو قبول نہ کرتے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس میں یعنی اب تو 2 سال سے بھی کم عرصہ باقی ہے, تو کچھ انتظار کیا جائے. یعنی اعتماد کا فقدان ہے, نیتوں پہ شک ہے, ایک بکھری ہوئی اپوزیشن جو ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتی, اس کا ایک اتنے اہم ایشو جس طرح کا پیناما ہے اس کے اوپر بھی اتفاق کرنا مشکل نہیں ناممکن نظر آ رہا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹیف دوستوں, نیوز آئے. رینجرز کے اختیارات میں توسیع دینی ہے یا نہیں, اختیار کراچی تک محدود رکھنا ہے یا پھر سندھ تک پھیلایا جائے. اجازت کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ دبئی روانہ ہوں گے. فی الحال جماعت کا موقف یہ ہے کہ رینجرز کو جو اختیارات دیے گئے انہوں نے سختی اور بے دردی سے استعمال کیے. بلاول بھٹو کا سیاسی معاملات میں اختیار کتنا بانجھ ہے, سائیں صاحب کی دبئی ہنگامی طلبی مہر ثبت کر چکی ہے. پارٹی چیئرمین صوبے میں قائم اپنی ہی جماعت کے معاملات سے مکمل لا تعلق نظر آ رہے ہیں, اور چونکہ سیاست میں اہم فیصلوں کا اختیار ان کی سیاسی بلوغت سے مشروط ہے اور بلوغت کا سرٹیفکیٹ انہیں دبئی سے لینا پڑے گا, سو فی الحال سٹیٹس پینڈنگ ہے. ناظرین, پارٹی کے چیئرمین کا صوبے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر رد عمل یا تو مکمل خاموشی ہوتا ہے, لا تعلقی ہوتا ہے, یا پھر سندھ حکومت جواب دو. 2 روز میں ایسے واقعات ہوئے, اویس شاہ والا اور امجد صابری والا, سندھ گورنمنٹ نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے اور آپ نے مزید کوئی جواب دو, سندھ گورنمنٹ جواب دو.
कल भी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सिंध के हवाले से सवाल पूछा गया तो जवाब आया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्मीर पे है, सिंध के हवाले से कोई सवाल ना पूछा जाए। नाजरीन, बिलावल भुट्टो को सियासी नाबालिग का टाइटल उन्हीं के अपने वालिद और पार्टी के साबिक को चेयरमैन ने तब दिया कि जब साईं जी थर में मरने वाले सैकड़ों बच्चों की अमवात की तरदीद कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने नोटिस लेकर फौरी इक़दामात की हदायत की। सिंध हुकूमत ने बहालते मजबूरन इक़दामात किए और मुतलका डिप्टी कमिश्नर और सूबाई वजीर रिलीफ को मुअत्तल कर दिया। ये दोनों साहबजादे मरहूम अमीन फहीम के थे। जरदारी साहब ने मुदाखलत की और शाह साहब को फौरी फैसला वापस लेने की हदायत की। मंजूर वस्सान को शो कॉज नोटिस, जहांगीर बदर की बहैसियत सियासी मुशीर, तकर्री और नामालूम अफराद को खुली धमकी देने पर बिलावल की सिंध के मामलात में दखल इश्के ममनू ठहरा। 13 जुलाई 2015 में कोर कमांडर कराची जनरल नवीद मुख्तार और डीजी रेंजर्स की बिलावल से मुलाकात हुई तो पीपल्स पार्टी के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने इसे महज इत्तफाकिया मुलाकात करार दिया और इस इत्तफाकिया मुलाकात में कराची अमन ओ अमान, सरकारी महकमों में करप्शन और दहशतगर्दी पर बातचीत हुई और हमारे ज़राए के मुताबिक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को ये गारंटी दी गई बिलावल की जानिब से कि सिंध हुकूमत अपना किबला ज़रूर दुरुस्त करेगी। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत से मुखातिब होकर बाद में ये तक कहा कि हुकूमत शफाफियत और मेरिट को तरजीही बुनियादों पर रखे। नाज़रीन, आज एक बार फिर सिंध हुकूमत रेंजर्स के इख्तियारात महदूद रखने की दलील दे रही है। चौधरी निसार और सिंध हुकूमत में इल्फाजी जो है वो शुरू हो चुकी हैं, झड़पें भी मंजर आम पर आ रही हैं, फिर से शुरू हैं। सिंध हुकूमत रेंजर्स के इख्तियारात लाड़काना तक फैलाने के मूड में हरगिज़ नहीं है। वफाकी हुकूमत जरदारी साहब की बराह रास्त नाराज़गी मोल लेने की पोजीशन में भी नहीं है, मगर जिन्हें इख्तियार जो है उन इख्तियारात में तोसी चाहिए उधर भी हुकूमत की एक नहीं चलती। अब रेंजर्स के इख्तियारात का मामला हवा में मौलक तो है, सर्च ऑपरेशन और गिरफ्तारियां रोक दी गई हैं। मामला ज़्यादा देर बारहा टलने नहीं वाला। इख्तियार में तोसी तो मिल जाएगी, मगर क्या अब की बार रेंजर्स उन 4 इख्तियारात तक ही महदूद रहेंगे कि जिन्हें सिंध हुकूमत बाखुशी देने के लिए रजामंद है, या मामला कुछ और होगा? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ज़ियाउद्दीन साहब। बताइएगा कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी के महदूद इख्तियारात पे आज मोहर सब्त हो गई है? ये कहना ज़रा काबिल अज़ वक्त होगा। महर बात यह है कि दोनों की पर्सनालिटी अगर जरदारी साहब से आप इनको कंपेयर करें डिफरेंट है। ये इज़ नॉट सन ऑफ द फादर, इज़ द सन ऑफ द मदर। मदर यानी माँ ने उसकी तरबियत की है। और जरदारी साहब का और बिलावल के ताल्लुक़ बहुत ही कम रहे हैं, फिज़िकली दोनों बहुत ही कम मिलते रहे हैं। ये रिसेंटली जब उनके जेल से भी रिहा हुए थे, फिर उसके बाद से मुलाकातें ज़्यादा हुई हों, लेकिन इनकी बैकग्राउंड भी डिफरेंट है। ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है और दुनिया देखी भी इसने, उससे पहले कि ये प्रैक्टिकल सियासत में आता। जरदारी साहब की बात टोटली डिफरेंट है। वो एक गांव के आदमी हैं, गांव में रहे हैं ज़्यादातर। उसके बाद जब बेनज़ीर से जब उनकी शादी हुई उसके बाद ही वॉज एक्सपोज टू द वर्ल्ड। तो ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप रिकॉल करें बेनज़ीर और बेगम भुट्टो वाली बात, जी वो जो स्ट्रगल था, वो भी पावर फ्रॉम हर मदर, शी गॉट इट फ्रॉम द मदर, जी बिल्कुल। तो मुझे जो लगता है आने वाले दिनों में ये सिचुएशन इसी तरह से डेवलप, मगर एज ऑफ राइट नाउ तो आपको क्लियर लाइंस ड्रॉ होती हुई नहीं दिखाई दे रही, जिस तरह बिलावल रिफ्यूजेस टू कमेंट ऑन सिंध इश्यूज। आप देख रहे हैं पिछले एक महीने में 2 दफा वो सिंध के इशू को उस पर कमेंट करने से गुरेज कर चुके हैं। सो आर द लाइंस क्लियरली ड्रॉन? परहैप्स ही हिमसेल्फ वांट्स दैट लाइन टू बी देयर, बिकॉज इस वक्त जो फोकस कर रहा है वो आज़ाद कश्मीर में। आपको नहीं लगता कि बिलावल की वाइब्रेंट पॉलिटिक्स जो हैं वो पैसिव रिकन्सिलिएटरी स्ट्रैटेजी जो जरदारी साहब की रही है और एक डाउनहिल ट्रेंड जो सिंध में रहा है उसको रिवाइव कर सकता है? ही इज नीडेड इन सिंध राइट नाउ। ही इज नीडेड इन सिंध। आई थिंक सिंध इज गॉन टू फार। I don't think as of today he would be able to do anything with this. Let Rangers do the job there, and at least Karachi को वो rehabilitate करे Rangers. नहीं, इस वक्त तो सिंध गवर्नमेंट इज टोटली sick government. उसमें कोई जान नहीं है सिंध में। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि भुट्टो कॉमराड्स वर्सेस जरदारी लॉयलिस्ट अभी किसका पलड़ा भारी है पार्टी में? अगेन मैं बहुत जल्दी होगा इस पे जजमेंट पास करना। विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट अ ईयर और 2 बिफोर वी कैन टेल। और आपको लग रहा है कि अभी भी तनाव की कैफियत है वालिद, फुप्पी और बेटे में? है इन द सेंस
And I think there is a divide, and I think Bilawal's जो future is perhaps is more guaranteed. मुझे ये नजर आता है rather than Zardari or Bhutto. अच्छा जी, और रेंजर्स के इशू पे जो सिंध गवर्नमेंट अब जो टैक्टिक्स इख्तियार कर रही है, फिर से डिले, फिर से फ्रस्ट्रेट करना, अगेन कराची से बढ़ के आगे कोई रसाई ना देना, सिर्फ महदूद रखना कराची तक ऑपरेशन को, विच इज़ अगेन एजिटेटिंग द रेंजर्स, द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, 2-3 दिन मजीद और दिन लेना, ले तो लाल से काम करना, ये बारहा शायद बिलावल ये ना सजेस्ट करते, मगर ये जो काम किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है आपकी नज़र में? I think again they're trying, मेरे ख्याल से एक desperate किस्म की अटेम्प्ट है जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी जो रूलिंग सिंध कि भाई किसी तरह से हम अपने आप को बचा लें, मीन एटलीस्ट रेंजर्स को सिंध इंटीरियर सिंध जाने से रोक लें, और वहाँ पर और इन्हें वहाँ पर जो हालात हैं इंटीरियर सिंध के और भी बुरे हैं, इन्हें परहैप्स सिंध इज़ वन प्रोविंस जिसकी हालत से बलूचिस्तान को आप अलग कर दें तो सबसे ख़राब हालात जो है ना इंटीरियर सिंध के। अच्छा सर, जे रहीम हो, मुबशिर हसन हो, या मिराज मोहम्मद ख़ान हो, रसूल बख्श तालपुर हो, आपके महमूद कसूरी हो, इनसे ये स्टॉलवर्ड जो थे इनसे एक रिश्ता तोड़ा, डाइवर्ज किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, फिर सही किया गलत किया वो अलग बात है, फिर बीबी का टाइम आया, उन्होंने अंकल्स से जान छुड़ाई, अब बिलावल का वक्त है। कल ख्वाजा आसिफ सियालकोट से तकरीर करते हुए कह रहे थे कि दाएँ और बाएँ बैठे जो लोग हैं वो उनसे जान छुड़ाएं बिलावल, क्योंकि वो उनको तबाह कर देंगे बच्चे को। तो मुझे ये बताइए कि डू यू एग्री विद द सेम थिंग? हाँ, नॉट इन दैट सेंस, लेकिन भुट्टो साहब ने जो अपने आप को अलग किया उन लोगों से, उसका नुकसान भुट्टो साहब नुकसान हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन बेनज़ीर ने अपने आप को अंकल से जो अलग किया उससे बेनज़ीर का नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ। अच्छा, उसी तरह से आज कुछ ऐसी क्या आदत है जिससे अलग होना चाहिए अपनी बेहतरी के लिए? बिलावल होना चाहिए, बाप से अलग होना चाहिए। बाप की सियासत जो है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि पाकिस्तान के फ्यूचर में इसकी कोई जगह। आई थिंक हालात बड़े तेज़ी से चेंज हो रहे हैं सारी दुनिया के और खुद पाकिस्तान के, उनमें आई डोंट थिंक सरदारी साहब फिट होते हैं, तो इसलिए बिलावल परहैप्स इज द फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया। बाप से अलग होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट का कहना है कि बिलावल भुट्टो को अगर पॉलिटिक्स रिवाइव करनी है, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा, एट द सेम टाइम रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा पार्टी को। सिंध से आगाज़ कर सकते हैं एज अ बैरोमीटर ऑफ हिज सो कॉल्ड मैच्योरिटी, जिसके ऊपर बाप ने सवालिया निशान लगा दिया था। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। नवाज शरीफ के पास वो नुस्खा मौजूद है जिससे कश्मीरियों को आजादी मिल सकती है। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टके का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कल कानून साज असेंबली का इंतखाबी मैदान सजने को है। 41 नशिस्तों पर 26,74,000 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 41 नशिस्तों में से 12 नशिस्तें पाकिस्तान में हैं। इंतखाबी अखाड़े में असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में है। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 41, मुस्लिम लीग नून की 35 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 36 उम्मीदवारों के दरमियान रन पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद से मुस्लिम लीग नून के लिए सूरत हाल माजी के बरक्स मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून माजी में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतखाब लड़ती आई है, मगर परवेज मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकज की जानिब झुकाव के नतीजे में मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से राहें जुदा कर ली थी। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाहिद रियासती जमात नजर आ रही है कि जो इलेक्शन में हिस्सा लेगी। आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख में भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाहिद सियासी जमात है कि जिसे 10 मरतबा वजारत उज़्मा का मनसब मिला है। 5 बार सियासी धारे पर आमरों का राज भी रहा है। कानून साज असेंबली में हुकूमत बनाने के लिए 25 नशिस्तें दरकार होती हैं, मगर 21 सीटें जीत कर भी खसूसी नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाई जा सकती है। नाजरीन, मौजूदा इलेक्शन में मुजफ्फराबाद की 6 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। मुजफ्फराबाद और पूंछ के कुल 11 हलकों में से मुस्लिम लीग नून 7 पर,
कामयाबी का दावा कर रही है। अब जिला कोटली की 5 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन सिकंदर हयात खान के नून लीग में जाने से उनका बेटा फारूक सिकंदर जो है वो मजबूत उम्मीदवार बन के सामने आ रहा है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाब का असल अखाड़ा मीरपुर में सजेगा, जहां जो है वो हैवी वेट चौधरी अब्दुल मजीद जो हैं और बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं वो आमने सामने खड़े होंगे। और इसके साथ साथ बाकी 3 नशिस्तों पर अगरचे पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, मगर कीप इन माइंड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। पंजाब की 9 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में होने की वजह से तगड़ी नजर आ रही है। कराची की 2 नशिस्तों पर माजी की तरह इस मरतबा भी MQM की कामयाबी यकीनी समझी जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा की 1 नशिस्त पर भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर का ये इलेक्शन जहां वफाक और अपोजिशन जमातों के लिए रेफरेंडम की हैसियत रखता है, वहीं ये इलेक्शन सियासी सो कॉल्ड नाबालिग बिलावल भुट्टो के लिए फर्स्ट ऑफिशियल कैंपेन भी है। उसके साथ इमरान खान के लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फराबाद में सीनियर सहाफ़ी आरिफ बहार साहब। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरिफ साहब, एज ऑफ राइट नाउ तो समझ आ रही है कि कोई भी जमात स्वीप करती नहीं दिखाई दे रही कल के इलेक्शन को, मगर अभी आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? महर साहब, आज़ाद कश्मीर की सियासत में कुछ ऐसे रुझानात होते हैं जिनसे हम हवा के रुख का अंदाज़ा लगाते हैं। तो एक रिवायत जो चली आ रही है आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत में, वो वफाक के का जो रुझान है और वफाक का मिजाज बिल्कुल है, वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के मिजाज पे असरअंदाज होता है। आज़ाद कश्मीर के अवाम बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि वो वफाक के बरक्स कोई मुखालिफ हुकूमत बनाकर ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने मसाइल हल नहीं करवा सकते। सो इस वजह से आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हैं उन पर वफाक की हुकूमत को मुदाखलत करे या ना करे, उसकी मौजूदगी और उसका वजूद अज़ खुद एक असरअंदाज होता है। तो उसके इस माजी की इस रिवायत को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का मौजूद होना आज़ाद कश्मीर के वोटर की नफ्सियात को मुतासर कर रहा है और ये एक बोनस है जो मुस्लिम लीग नून को हासिल हो रहा है। तो इसके बाद फिर जो दूसरी जमातें हैं यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो आज़ाद कश्मीर में 5 साल बरसरे इक़्तिदार रही है। अलबत्ता इन इंतखाबात की एक ख़ास बात यह है, जो पहली दफ़ा 1985 के बाद जब से आज़ाद कश्मीर में एक तसलसल के साथ पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है, उस वक्त से लेकर आज तक ये पहली दफ़ा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि 2 पार्टी सिस्टम के अंदर एक तीसरा खिलाड़ी दाखिल हो गया है और वो खिलाड़ी है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का अलायंस। तो ये एक नई सूरत हाल है। तो पहले जो मुकाबला होता था हमेशा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और एंटी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी के दरमियान होता था। अब इस तीसरे खिलाड़ी की वजह से मजीद पेचीदा हो गई है आज़ाद कश्मीर की। अच्छा आरिफ साहब, एक बात बताइए, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद किया है, वहीं हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ अहम नशिस्तों पर जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि उसका भी असर रसूख रहेगा? ऑफकोर्स बीइंग इन फेडरेशन तो अपर हैंड है ही, मगर कीप इन माइंड के बिलावल बड़े मुतहर्रिक रहे हैं कश्मीर की कैंपेन के हवाले से। पिछले 5 सालों में गो के एक करप्शन का परसेप्शन जो है वो रहा है कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी के हवाले से, लेकिन उनकी हुकूमत ने बहुत स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस भी बनाए। तो 21 सीटें ना जिस तरह माजी में ली, मगर फिर भी उसकी निस्बत आपको लग रहा है कि कुछ सीटें निकाल जाएंगे? पीपल्स पार्टी तो अच्छा मुकाबला करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल बिलावल साहब की जो तकरीरें हैं जिनमें मकबूजा कश्मीर को फोकस किया गया है और जो वफाकी हुकूमत पर या मियां नवाज शरीफ पर तनकीद की गई है, वो आज़ाद कश्मीर में मैटर नहीं करती है। यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। तो जहाँ तक पीपल्स पार्टी है कि पीपल्स पार्टी एक कोई कमज़ोर खिलाड़ी नहीं है इस मैदान का, तो इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून का और जमात इस्लामी और जम्मू व कश्मीर पीपल्स पार्टी जो सरदार खालिद इब्राहिम साहब की पार्टी है, उनके दरमियान एक अलायंस हुआ है, उसका भी उन्हें फ़ायदा हो रहा है अपने अपने इलाकों में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आरिफ बहार मौजूद सहाफ़ी हैं कश्मीर में। इसी के साथ एक वक्फा लेंगे। आपको जाते जाते बताते चलें, कल जो इलेक्शन हो रहा है उसकी गैर मामूली हैसियत है और इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी। इसको इन अ सेंस आप एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल बाई इलेक्शन भी समझ सकते हैं कि जो भी इसके ऊपर इसके अंदर कामयाब साबित हो, एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री उस जमात को ज़रूर मिलेगी। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए।
वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। नाजरीन, आज दुनिया भर में मकबूजा आवाम से इजहार यकजहती के लिए यौम सया मनाया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मुनासबत से खामोशी का हिसार तोड़ना था, आज पॉलिसी बयान जारी करना था जिसका पूरा दिन आवाम मुंतज़िर जिसकी रही, लेकिन इस हवाले से बहरहा उन्होंने ज़रूर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, मसला कश्मीर को आलमी फोरम पर उठाने का जिक्र भी किया है। लेकिन सवाल अनफॉर्चुनेटली आज यही है कि हमारे साहिब इक़्तिदार ने बयानात के अलावा मकबूजा कश्मीर के लिए किया ही क्या है। आज पूरे ऐवान बाला की कमेटी में खारजा पॉलिसी पर भी उंगलियां उठ गईं। नाजरीन, सेनेटर फ़रोतुल्लाह बाबर ने ISPR के ट्वीट्स के हवाले से एतराज़ उठाया और साथ ही ऐवान से जवाब मांगा कि भारत अफगानिस्तान न्यूक्लियर असासों और कश्मीर पर पॉलिसी फॉरेन ऑफिस की बजाय GHQ में मुरतब क्यों हो रही है। ये कहना शायद गलत ना होगा कि जब कश्मीर कॉज का बेड़ा सियासी के बजाय अस्करी शानों पर होने का गिला ऐवान बाला में गूंजना शुरू कर जाए तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उस पॉलिसी बयान की अहमियत ज़्यादा नहीं रहती कि जिस पॉलिसी बयान के हम आज पूरा दिन मुंतज़िर रहे। स्ट्रैटेजी अभी भी बारहा कोई नहीं दिखाई दे रही। 11th डे के ऊपर भी एक कैबिनेट मीटिंग, एक रेटोरिकल स्टेटमेंट, नथिंग मोर देन दैट। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेरी रहमान साहिबा, साबिक एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। शेरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मेहर। शेरी साहब, फरमाइएगा कि आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिक्वेस्ट की है, डिमांड डाली है, क्यों? जी मेहर, इसकी तीन चार वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान अब अक्सर और बेशतर कहा जा रहा है नेशनल इन एक्शन प्लान, क्योंकि इसके बारे में पार्लियामान को कोई देरपा या इंस्टीट्यूशनलाइज तरीक़ा नहीं है, या तो इनपुट का, और दूसरी तरफ हसास इदारे और खारजा मिनिस्ट्रीज़ और मुतल्लिका इदारों के से ब्रीफिंग का। नंबर एक तो ये है। एक तरफ ज़रब अज़ब चल रहा है, वो एक अलग ही चीज़ है। नेशनल एक्शन प्लान उससे बड़ा होना चाहिए, उसमें और बड़े कंपोनेंट्स होने चाहिए। और आज ही मैं एक राउंड टेबल में बैठी थी सिक्योरिटी के हवाले से, जहाँ ये डिस्कशन हो रहा था कि इतनी गैर नॉन ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत का इतनी इसमें बुरा हाल है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। ब्रीफिंग्स बिल्कुल वक्तन फ़वक्तन रेयरली होती हैं, इनएडिक्वेट। अच्छा, दूसरा ये है कि आपकी खारजा पॉलिसी जो इस वक्त मेरी नज़र में सख्त इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस में है, उसका भी बहुत लिंकेज है पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी के महरक़ात और हालात से। वो इसलिए कि हम इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट इनलैंड वॉर लड़ रहे हैं और अकेले लड़ रहे हैं, और ऊपर से हमें हम पर मुस्तकिल तहमत भी डाली जा रही है, बहतान भी का शिकार हैं हम। तो इन दो वजूहात, बड़ी बड़ी वजूहात से आप ये लिंक करें तीसरा हिस्सा कि पार्लियामान जब कोई पॉलिसी बनाता है या बाहर की दुनिया उसे देखती है खारजा पॉलिसी के हवाले से या मुल्क के अंदर भी, तो एक उसके पीछे वजन होता है। देखना, ये एक कौमी बयानिया जिसका आप जिक्र कर रही हो, फिर एक है इफेक्टिव लॉबिंग। हमने देखा है कि कश्मीर में 150 आई सर्जरीज हो गई हैं, 150 नौजवान जो है वो अंधा हो गया है, स्टील पैलेट्स आंखों के अंदर डल गए हैं। एंड दिस इज ये तो इन इट सेल्फ बड़ा मुद्दा है कि आप लॉबिंग करें, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी को मुतहर्रिक करें। हमने पिछले साल मेंबरशिप खो दी, मगर क्या हम इफेक्टिव लॉबिंग से किसी मेंबर को, किसी मुल्क को नहीं आमादा कर सकते कि मीटिंग जाए? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं समझने से कासिद हूँ कि ये कैसे नहीं हो रहा। आप जनरल असेंबली को भी बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ आपकी सफ़ीर काफ़ी मुतहर्रिक हैं और वो अपना काम जानती हैं। लेकिन इस्लामाबाद जब तक एक्टिव नहीं होगा, एक इंगेज्ड और फोकस्ड और पावरफुल यानी असर व वसूक वाला फॉरेन मिनिस्टर नहीं होगा, तो फिर वो भी कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि उनकी कैबिनेट स्टेटस नहीं है, जब तक एम्बेसडर की इस लेवल की वो नहीं कर सकते, वो स्पीड डायल पे नहीं होंगी सबके साथ, और वो कैसे करेंगी।
मगर वो अपने हदूद में रह के जो कर रही हैं, कर सकती हैं, कर रही हैं। मैं ये मगर कह ये रही हूँ कहना तो आपसे, एक बात है ना, एक मुतहर्रिक महर अब ये मसला इतना बढ़ चुका है, इतने मसाइल इतने हॉट वाटर में आप आ चुके हैं, पानी आंखों से ऊपर चला गया है, दोनों बॉर्डर्स आपके हॉट हैं, आपके नेबर्स, आप न्यूक्लियर मुल्क हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैं आप कह रही हूँ आपसे कि फॉरेन मिनिस्टर भी आप लगाएं, तो आप इस कैफियत को, इस क्राइसिस को, मैं नहीं समझती जिस तरह का फोकस है। शेरी साहब, आप बेहतर समझती हैं कि चाहे मुतहर्रिक फॉरेन मिनिस्टर हो भी, आज सेनेट में ये वाने बाला में आज गूंज थी, फरतुल्लाह बाबर साहब ने और दीगर सेनेटर्स ने ये इशू क्रिएट किया कि भाई क्यों पॉलिसी GHQ में मुरतब हो रही है, क्यों नहीं हैंड्स ऑन है इस्लामाबाद। इन आवर एंटायर हिस्ट्री, इट्स नॉट जस्ट विद दिस गवर्नमेंट। मे आई सजेस्ट वन थिंग टू यू महर, देखिए क्योंकि हमारी बहुत सारी हुकूमती वक्त गुजरा है GHQ में। जनरल मुशर्रफ खुद भी CEO थे, फर्द वाहिद सब कुछ करते थे। उन्होंने कश्मीर की UN रेजोल्यूशन को भी आराम से मुस्तरद कर दिया था, जैसे आपको याद होगा। और उन्होंने किसी से कंसल्ट करके नहीं किया, काबीना, पार्लियामान, ऐसी चीज़ तो उनके नज़र में कुछ नहीं थी। लेकिन अब मैं जो कह रही हूँ आपसे, पिछली सिविलियन हुकूमत से अगर आप तसलसल देख लें तो स्पेस सिविलियन हुकूमतें लेती आती रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये कोई, मैं समझती हूँ, मुकाबला नहीं होना चाहिए ना। फ़ौज चाहती है, इस वक्त उसके हाथों में बहुत कुछ है, एक ज़रबे अज़ब के भी बहुत है और बहुत तरफ ऑपरेशंस हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड ऑपरेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो फिर उनको भी नहीं, मैं समझती हूँ ये जिम्मेदारियाँ चाहिए, उनको भी नहीं। वो कहते हैं कि भाई आप लोग लीडरशिप लें, कोई हमारा मुकदमा लड़े, पाकिस्तान का मुकदमा लड़े, कि इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान को स्ट्रैटेजी बनाए। अजय डोवल एज नेशनल सिक्योरिटी हैंडलर ओवर देयर, उसके स्टेट ऑफ माइंड को मद्देनजर रखते हुए आपको स्ट्रैटेजी अब नहीं मुरतब करनी है। मगर दैट बीइंग सेड, हमने देखा है आज के एंटी टेररिस्ट फ्रंट जो है उसने दरखास्त भारत में दायर कर दी है नवाज शरीफ के खिलाफ कि भाई प्रोटेस्ट हो। बिलावल भी कल इसी का गिला शिकवा कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उनके जो पोस्टर्स और ढांचों जो बनाए हुए थे उनके ऊपर आग लगाई गई, तो इधर से कोई आवाज़ नहीं उठी। हमारी क़यादत इतनी बिखरी हुई क्यों है इस इशू के ऊपर? देखिए, क़यादत इसलिए बिखरी हुई है क्योंकि मुल्क में इस वक्त गू मगू का आलम है। आपसे लास्ट ही शेरी साहब ये पूछना चाह रही हूँ, अब न्यू दिल्ली में पहली दफ़ा आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, देयर ओपिनियन ग्रुप्स जो नहीं मुत्तफिक दिल्ली की कश्मीर पॉलिसी से। क्या पाकिस्तान में किसी ने, चाहे कश्मीर कमेटी हो या कोई और हो, किसी ने किसी फोरम के ऊपर कोशिश की है इन ओपिनियन ग्रुप्स, इन इंटेलिजेंस या इन लोगों को एतमाद में लिया जाए और एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए? देखिए, बहुत से डिसेंटिंग आवाज़ें हैं हिंदुस्तान में, अगर आप उसकी बात कर रही हैं, लेकिन उनको एक तरफ दीवार तक हमेशा हिंदुस्तान बहुत उनको क्लेवरली अपना आयरन कर्टन लगाया हुआ है उन्होंने। मगर अब देखिए कम्युनिकेशन सब डाउन है, इंटरनेट हर चीज़, फिर भी आवाज़ें वहाँ से उठ रही हैं और ये लेफ़्ट की आवाज़ें ज़्यादातर होती हैं या वो इन लोगों की होती हैं जो निशाना रहे हैं रियासती तशद्दुद का। थिंक टैंक्स पाकिस्तान में, ये दुनिया भर में ये थिंक टैंक्स का काम होता है और पार्लियामानी कमिटीज़ का काम होता है, दोनों गैर फाल हैं। आई एम सॉरी, हुकूमत इनको एम्पावर नहीं करती। थिंक टैंक्स या तो रियासत के साथ होते हैं या हमें धमकाया जाता है। रोज़ आए दिन हमारे ऑफिस में रेड होया होता है कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आता, हिंदुस्तान में तो उनको ज़मीनें दे दे के इंडिपेंडेंट किया जाता है, बड़े बड़े अदारे बन रहे हैं, अमेरिका से गंगा उल्टी बह रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।